देखिए, मैंने इलास्टिसिटी के बारे में आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। आज एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी की सेकंड क्लास है। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी सेकंड क्लास। ठीक है, मीटिंग जो ऑफ हुई थी वो ऑफ हुई थी कि भैया जो आपके घरों में, मतलब पहले, अब तो खैर लेंटर ही पड़ता सबके घरों में। पहले घरों में जो पड़ती थी ना, पटिया पड़ती थी, पटिया, गाटर पटिया कहते हैं उसको। ठीक है, ऐसा लोहे का एक बीम होता था, बीच में लगा करके उसके ऊपर ऐसे पटिया रखी आती थी। ठीक है, उसको इंग्लिश में गिल्डर्स कहते हैं, GIRDER, गिल्डर्स। ठीक है, तो जो गिल्डर्स होते हैं वो हमेशा आई शेप में रखे आते हैं। कैसे शेप में रखे आते हैं? उससे दो शेप बन सकती है, आई और एच, लेकिन वो हमेशा आई शेप में रखे आते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि गिल्डर्स जो होते हैं वो आई शेप में क्यों रखे आते हैं, एच शेप में क्यों रखे आते हैं, जबकि एच शेप में उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एच शेप में स्टेबिलिटी क्या होगी, वो ज्यादा टिकेंगे, लेकिन वो आई शेप में ही रखे आते हैं। अच्छा, आपने बाईपास जा रहे होगे तो बाईपास के से जो पहला फ्लाईओवर आता है, नीचे जाते हो तो फ्लाईओवर जिस लोहे पे टिका हुआ है, लोहे पे टिका हुआ है ना फ्लाईओवर, ऐसा लोहा मोटा सा पड़ा हुआ बीम सा है ना, वो आई शेप में रखा हुआ है। वैसे ही घरों में लगते थे पहले, लेकिन वो छोटे हुआ करते थे उससे। ठीक है, उनको गिल्डर्स कहते थे। ठीक है, तो कहते हैं गिल्डर्स जो होते हैं हमेशा आई शेप में ही क्यों रखे आते हैं, एच शेप में क्यों रखे आते हैं। ठीक है, तो पहले गिल्डर्स देखिए किस शेप का होता है, इस शेप का होता है गिल्डर। कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। ऐसा होता है, ये इस तरीके का। ठीक है, देखा ऐसे आपने, लोहे का होता है ये। ठीक है, यहां पर बता दूं तो इसकी डेप्थ क्या है, D। इसकी विड्थ क्या है, यहां से यहाँ तक की, B। और इसका यंग मॉडुलस है आपका Y। ठीक है, और इसकी लेंथ है आपकी L। ये ऐसे भी रखे, इनसे H भी बन सकता है, H ऐसा। ऐसा H बन सकता है, लेकिन वो इस शेप में रखे आते हैं, वो हमेशा आई शेप में रखे आते हैं। लेकिन अब जब वो ऐसे एच शेप में रखेगा तो ऐसे दिखेगा आपको कुछ। ऐसे दिखता है, एच शेप में अगर रखोगे तो आप ऐसे दिखेगा वो। ठीक है, ये आई शेप है, ये एच शेप है, लेकिन जब आप एच शेप में रख दोगे तो डेप्थ यहाँ पर ये हो जाएगी, डेप्थ ये हो जाएगी विड्थ आप, और यंग मॉडुलस वाई रहेगा, और लेंथ आपकी एल ही रहेगी। तो कहते कि ऐसे ही क्यों रखा जाता है, ऐसे क्यों नहीं रखा जाता। ऐसे रखा गया था, अगर आज से 5-6 साल पहले आप पढ़ते, ठीक है, मेरे पास, तो मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देता। लेबर चौक पे बिल्कुल ऐसे ही रखा गया था, लेकिन दिक्कत क्या आई थी उसमें, दिक्कत आई थी कि पूरी छत क्या हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी, ऐसा झुक गई थी। छतें ऐसी होती है ना, ऐसा फ्लैट होती है, लेकिन ऐसे रख के आने की वजह से उसकी छत क्या हो गई थी, ऐसे झुक गई थी। होता क्या है कि ऐसे रखने पर झुक गया पूरा मामला, और ऐसे रखोगे तो नहीं झुकेगा। ये मतलब सही तरीका है, ये क्या है, गलत तरीका है। तो पहले मैं लिख देता हूं, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोजीशन ऑफ गिल्डर, GIRDER, और रॉन्ग पोजीशन ऑफ, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ गिल्डर। ठीक है, इसको हिंदी में गाटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गाटर। गाटर, गटर नहीं, गाटर। ठीक है,
अब देखिए जरा, मैं इस पे ये करेक्ट पोजीशन क्यों है और ये करेक्ट पोजीशन क्यों है, ये इनकरेक्ट पोजीशन क्यों है, इसके बारे में जरा देखते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, मतलब एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, वहां पर कुछ इस तरीके का ग्रेटर बना रहा हूँ। इसको मैंने एक पिलर पे रख दिया, ये पिलर है, ये भी पिलर है। ठीक है, इसकी डेप्थ क्या है, ग्रेटर की डे, इसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ, ये बी है, और इसका यंग मॉडुलस क्या है, वाई है ना। ये पिलर है। ठीक है, जैसे ही मैं लोड अप्लाई करता हूं, लोड मतलब वेट अप्लाई करता हूं, तो ये जो ए पॉइंट था वो अब शिफ्ट होके कहां पे आ जाएगा, झुक जाएगा और आ जाएगा ए डैश। आपने देखा होगा कई सालों बाद कहते भैया इस पुल की डेडलाइन 150 साल है, 200 साल तक चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। कैसे पता भैया? क्योंकि यही दिक्कत आती है, डिप्रेस जो आता है, बार बार स्ट्रेन आते 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 वो क्या होता है, परमानेंटली क्या होता है, डिप्रेस हो जाएगा, उसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन हो जाएगा। जैसे लोहे का पुल है, देखा आपने लोहे का पुल, जिस पे रेलगाड़ी आती है, लोहे का पुल। ठीक है, उसकी डेडलाइन कब की खत्म हो चुकी है, 50 साल हो गए उसकी डेडलाइन दिए हुए, लेकिन वैसा पुल इंडिया अभी भी नहीं बना पा रही, जबकि अंग्रेजों ने 50 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था कि अब मतलब वो बनाया तो गया, तो उसको 150 साल हो रहे हैं बने हुए, मतलब उसकी जो चलने की मियाद थी कहते हैं उसे, वो 100 साल थी, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। उसके जब वो जब उसकी डेडलाइन थी ना, उसके साथ के बने हुए पुल उस वक्त है ही नहीं, वो अभी भी है। ठीक है, मतलब सोचो कितना तगड़ा पुल था। ठीक है, तो ये ऐसे झुक गया, तो ए से ए डैश के बीच में जो सेपरेशन आता है उसको कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसे? डिप्रेशन। ये डिप्रेशन कहलाता है। और डिप्रेशन बड़ा गलत होता है हमारे कंस्ट्रक्शन वाली चीजों के लिए। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये डिप्रेशन ही क्या करता है, उन चीजों को धीरे धीरे खराब कर देता है। तो बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया, बाय ऑब्जर्वेशन अभी आपको पता गया ये आई शेप करेक्ट पोजीशन क्यों है और ये एच शेप करेक्ट पोजीशन क्यों नहीं है। बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जो डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन है ये वेट के डायरेक्टली है। जितना ज्यादा आप वेट अप्लाई करोगे, डिप्रेशन जाहिर सी बात है उतना ही ज्यादा होगा, चीजें उतनी ज्यादा झुक जाती है। दूसरा, डिप्रेशन इज डायरेक्टली टू एल क्यूब। आपको पता है भैया लंबी चीजें जो होती हैं, अगर उसके ऊपर कोई चीज लटकाओगे तो टेढ़ी रहेंगी, छोटी चीजें जल्दी टेढ़ी नहीं होती, यानी जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसके अंदर डिप्रेशन यानी टेढ़ापन क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला जो डिप्रेशन है वो यंग मॉडुलस के इनवर्सली होता है। क्यों? क्योंकि यंग मॉडुलस जिसका जितना ज्यादा होगा, चेंज किसी प्रकार का चेंज, चाहे वो डिप्रेशन ही क्यों ना हो, वो बहुत कम आएगा। ठीक है, अगला, डिप्रेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली टू बी विड्थ के इनवर्सली है, मतलब इसकी विड्थ, ये विड्थ जितनी ज्यादा होगी, डिप्रेशन क्या उतना कम आएगा। चलो इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये सामने से दिख जाएगा आपको। अब विड्थ के क्यों डिप्रेशन इनवर्सली है, एक मिनट पंखा ऑन करना, देखिए पंखा ऑन कर दूंगा मैं। ये पता नहीं किसी कॉपी पढ़ी है, पता नहीं बहुत दिनों से, सालों से, केमिस्ट्री का पेज है, आ रही है। ठीक है, मैं इस पेज को ऐसा रख रहा हूँ, इस पेज में इसी विड्थ इतनी है ना, अभी विड्थ इतनी है, विड्थ है, ये विड्थ है, इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, तो इसके अंदर डिप्रेशन की समस्या ना के बराबर आ रही है ना। आई क्या? चौड़ाई ज्यादा इसलिए डिप्रेशन क्या आ रहा है, कम आ रहा है, झुक कम रहा है, ऐसा 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 झुक कम रहा है। अब मैं झुकाऊंगा तो ज्यादा जोर से झुक जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको पतला कर दूं तो क्या होगा देखो झुक गया ना। पतला करने पर यानी विड्थ कम करने पर इसके अंदर डिप्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, और विड्थ ज्यादा तो डिप्रेशन क्या हो रहा था, कम आ रहा था। यानी विड्थ भी, डिप्रेशन जो है वो विड्थ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अच्छा, एक चीज और होती है, डेप्थ, जो सबसे मेजर फैक्टर होता है डिप्रेशन को कम करने का। मैंने कॉपी को ऐसे रखा तो आप देख रहे हो कॉपी झुक गई, झुक गई ना, लेकिन कॉपी को ऐसे रखा तो कॉपी बिल्कुल भी झुकी नीचे से, देखो 1% मैं गारंटी दे रहा हूं, आप भी खड़े हो जाओगे ना उसके ऊपर, फिर भी नहीं झुकेगी। मतलब समझे? मतलब जब आपकी डेप्थ ये थी
कॉपी की मोटाई जब आपकी डेप्थ थी तो डिप्रेशन आपको साफ साफ विजिबल था, लेकिन जब कॉपी की मोटाई ऐसे कर दी, ये डेप्थ हो गई, ये पूरी डेप्थ हो गई, तो आपको डिप्रेशन ना के बराबर दिख रहा है। यानी डिप्रेशन जो होता है किसी भी चीज के अंदर, डिप्रेस या किसी भी चीज का जो मुड़ना होता है वो विड्थ डेप्थ के क्या होता है, इनवर्सली होता है। अगर आप डेप्थ के बढ़ा दोगे तो डिप्रेशन का बहुत गंदा कम हो जाएगा। देखो डी क्यूब क्या है, डी क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिप्रेशन जो है आपका वो क्या है, डी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डी जितना ज्यादा रहेगा डिप्रेशन का वो उतना ही कम आएगा। अब देखिए आई शेप में डी की वैल्यू ज्यादा है या एच शेप में डी की वैल्यू ज्यादा है। जब आपने इस ग्रिडर को आई शेप में रखा और जब आपने ग्रिडर को एच शेप में रखा, तो बताओ डी की वैल्यू किस केस में आपको ज्यादा दिख रही है, आई शेप में या एच शेप में? आई शेप में आपको डेप्थ की वैल्यू क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है। और जब डेप्थ ज्यादा होती है तो डिप्रेशन क्या होता है, कम आता है। इसीलिए जो ग्रेडर्स होते हैं वो हमेशा आई शेप में ही रखे जाते हैं, क्योंकि आई शेप में रखे आने के बाद उनके अंदर डिप्रेशन क्या होता है, बहुत कम आता है। ठीक है, ये खैर मैं बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन, ये होगी आपकी तीसरी इक्वेशन, ये होगी आपकी चौथी इक्वेशन, पंगा डालूंगा, और ये होगी आपकी पांचवी इक्वेशन। on combining first, second, third, fourth and fifth, सारी इक्वेशन को मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करने के बाद आपका कुछ मैटर ये आया कि डिप्रेशन एल क्यूब डब्ल्यू, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, डब्ल्यू और एल क्यूब के डायरेक्टली थी, यंग मॉडुलस और विड्थ और डेप्थ के क्यूब के इनवर्सली थी। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए इनइक्वालिटी का साइन लगाया हमने, इक्वालिटी का साइन लगाया और वो आया 1/4। 1/4 है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है भैया, हटाने के लिए डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में वाई बी डी क्यूब, ये आपके डिप्रेशन के निकालने का फॉर्मूला होता है। जब भी आपको किसी के अंदर डिप्रेशन निकालना है तो सारी वैल्यूज को लगा रख दोगे यहाँ पर, और आपका डिप्रेशन यानी जो झुका हुआ है अपनी पोजीशन से ए से जो ए डैश पर आया है उसकी वैल्यू आपको निकल आएगी। ठीक है भैया, अब देखिए तो हेयर जो डायग्राम है, हेयर डिप्रेशन सॉरी डेप्थ इन केस ऑफ आई शेप, in case of I shape is greater than depth in case of H shape। देखिए I शेप में डेप्थ की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और H शेप में डेप्थ की वैल्यू क्या है, कम है। एज वी नो डिप्रेशन इज इनवर्सली इक्वल टू डेप्थ का क्यूब। डेप्थ जब ज्यादा होगी तो डिप्रेशन क्या होगा, कम आएगा। सो डेप्थ कहां पर ज्यादा है, आई में ज्यादा डेप्थ है, तो इसलिए डिप्रेशन यहां पर क्या होगा, कम आएगा। एच में क्या है, कम डेप्थ है, इसलिए इसमें डिप्रेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। सो डिप्रेशन इन केस आई इज लेस देन डिप्रेशन इन केस ऑफ एच। तो इसीलिए क्या होता है, करेक्ट पोजीशन, और ये क्या होता है, इनकरेक्ट पोजीशन। समझ गए? एच जो होती है इनकरेक्ट क्यों होती है, क्योंकि डेप्थ कम होता है, डिप्रेशन क्या होता है उसके इसमें ज्यादा आता है। आई जो होती है करेक्ट पोजीशन इसलिए होती है क्योंकि डेप्थ ज्यादा होती है, डिप्रेशन क्या आता है, कम आता है। अब यहां पर आपको ये पता लग गया कि अगर मैं किसी भी चीज की डेप्थ को बढ़ा दूं तो डिप्रेशन क्या होगा, कम आ जाएगा। समझ गए, ये पता लग गया। बट इन एक्सेस ग्रोथ, इन एक्सेस, एक्सेस फालतू ये होता है ना, एक्सेस ग्रोथ इन डेप्थ, जब हम डेप्थ में एक्सेस ग्रोथ कर देते हैं तो दिस कॉज दी बकलिंग, BUCKLING, बकलिंग। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और जैसी लोड अप्लाई करते हैं वो चीज क्या होती है, टेढ़ी होती है। देखिए कैसी, ये कॉपी देख रहे हो, इसकी डेप्थ मैंने इतनी कर दी, अब तो डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, लेकिन जैसे इसके ऊपर मैंने लोड लगाया ये क्या हुआ, मुड़ गया। इसी को क्या कहते हैं, बकलिंग। क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं डेप्थ की है एक्स्ट्रा ग्रोथ क्या करती है, एक और प्रॉब्लम को क्रिएट कर देती है जिसको हम क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमने वही लिखा हुआ है, बट एक्सेस ग्रोथ इन डेप्थ दिस, ठीक है भैया,
बट क्या ग्रोथ इन डेप्थ कॉज दी बकलिंग, यही था कॉज दी बकलिंग। ठीक है, ये है भैया आपकी डेप्थ। हमने क्या किया, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ये डेप्थ है, एक्स्ट्रा डेप्थ प्रोवाइड कर दी। और जैसे इसके ऊपर हमने वेट अप्लाई किया, ऑन अप्लाइंग वेट, ऑन अप्लाइंग वेट, ठीक है भैया, ये क्या हुआ, ऐसा मुड़ गया, इसे क्या कहते हैं भैया, इसकी शेप ही चेंज हो गई, इसे क्या कहते हैं भैया, बकलिंग। क्या कहते हैं इसे, BUCKLING, बकलिंग। ठीक है भैया, तो ये बकलिंग है, बड़ी समस्या होती है, हर चीज में समस्या ही है। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा डेप्थ नहीं देनी चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं दे सकते आप। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला टॉपिक है आपका ठीक है, वैसे तो इलास्टिसिटी का लास्ट टॉपिक था, इससे अगला टॉपिक है आपका पॉइजन रेशियो। क्या है, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो वो जहर वाला पॉइजन नहीं है, ठीक है, रेशियो है, पॉइजन रेशियो सिग्मा से लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं, सिग्मा से। होता क्या है? कुछ भी नहीं है भैया, बहुत आसान है। ठीक है, सिलेबस में लिख लिया। ठीक है, ये आपकी वायर है, ठीक है, इसका एरिया, इसकी रेडियस क्या है, आर है, और इसकी लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, आपने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रखा था, ऑन अप्लाइंग फोर्स डाउनवर्ड, ऑन अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही हमने इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया, तो आपको पता है इसकी लंबाई क्या होगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, मैं लेंथ बढ़ जाएगी जब नीचे की तरफ खींचोगे, लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल। और रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी कम हो जाएगी, जब कोई चीज को खींचते हो तो उसकी लंबाई बढ़ती है, रेडियस बढ़ती है कम हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है, पतली होती है ना। रेडियस होगी आर माइनस डेल्टा आर, क्या आ गई, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन रेडियस क्या होगी, अगर कोई भी चीज खींचोगे तो लंबी होगी, लेकिन वो पतली हो जाएगी ना, पतली होने का मतलब रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर दो स्ट्रेन है, एक तो इसकी लेंथ बढ़ी है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया, और एक इसका रेडियस में चेंज आया। तो जो रेडियस के अंदर जो चेंज आता है, जो रेडियस के स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव चेंज को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्ट्रेन है, पहला स्ट्रेन क्या है, नाउ वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, डेल्टा एल अपॉन में एल। अब ये प्लस होगा क्योंकि लेंथ आपकी बढ़ी हुई है। ठीक है, और दूसरा क्या है, रेडियल और लेटरल, रेडियल और लेटरल स्ट्रेन कितना है, तो माइनस डेल्टा आर अपॉन में आर। माइनस क्यों लगाया पता आपको, क्योंकि रेडियस क्या हुई है, कम हुई है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ में कितना चेंज आया, पहले लेंथ कितनी थी एल, बाद में कितनी होगी, तो चेंज कितना आया, ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल थी, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन में एल। अच्छा, रेडियस में कितना चेंज आया, पहले कितनी थी रेडियस, बाद में कितनी होगी, तो रेडियस कम हुई है, तो चेंज इन रेडियस क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन में आर। पॉइजन रेशियो क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, पॉइजन रेशियो। क्या कहते हैं उसे, पॉइजन रेशियो। तो सो सिग्मा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, लेटरल स्ट्रेन क्या, माइनस डेल्टा आर अपॉन में आर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल अपॉन में एल। ये हो गया आपके पॉइजन रेशियो की वैल्यू। नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती, नो डायमेंशन, डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी नहीं होता। ठीक है, समझ गया, ये जस्ट एक नंबर होता है, जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर।
ये एक नंबर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइसन रेशियो। फिर एक टॉपिक आता है इस चैप्टर का, आखिरी टॉपिक है, ठीक है, जिसे कहते हैं भैया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। जब वायर खिंचा होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है जिसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन वायर। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है भाई, एक वायर खिंचा हुआ है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा, एक बात होता है, पोटेंशियल एनर्जी आती कर रहा है, याद है जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं तो वहां पर क्या आता है, जो आप वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगा। जमीन से पत्थर उठाओ तो ग्रेविटी कहाँ खींचती है, नीचे, और आप कहाँ उठा रहे हो तो वहां पर क्या आएगी, आप फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो ना, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करोगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, स्प्रिंग को खींचो, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो आप वर्क कर रहे हो, लेकिन आपका वर्क किसी फोर्स के अगेंस्ट में है। किसके, कौन से फोर्स के अगेंस्ट में है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में। इसका मतलब वहां पर भी क्या आएगी। ऐसे आप जब किसी वायर वगैरह को खींचते हो तो उसके अंदर एक फोर्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, इलास्टिक फोर्स। क्या कहते हैं, यानी आप इलास्टिक फोर्स क्या करता है, उसको अंदर की तरफ ले आता है, उसकी पोजीशन में आता है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, खींच रहे हो बाहर की तरफ। यानी आप इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, और जो भी आप इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वायर के अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। एक वायर है, आप लिख रहे हो भैया, वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट दी इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक is equals to elastic potential। इलास्टिक फोर्स क्या, कौन सा फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है, जो वायर को रीस्टोर करता है, जो वायर की शेप को दोबारा से प्रोवाइड करता है, उसको हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं, उसी को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और उसके अगेंस्ट में जो भी आप काम करते हो वो क्या होगा, वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आपको इजी तरीका करा रहा हूं जो एनसीईआरटी में करा रखा है। ये आपका वायर है, ये आपका वायर है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, इसका एरिया क्या है, ए है, और इस केस में आपने कोई फोर्स नहीं लगा रखा, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ऑन अप्लाइंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग फोर्स, आपको पता है इस वायर पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इस वायर की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल। जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो F2 है, और F2 की वैल्यू क्या है, F है। क्या है, F है। अच्छा, एरिया तो ये आपको एरिया ही लेना है, ठीक है, जिसपे आपने फोर्स लगाया था। आपने किस पे फोर्स लगाया था, देखिए एक्चुअल में आप वायर का एरिया ए था, तो आपने फोर्स, ये तो बाद की कंडीशन है ना, बाद में उसकी कंडीशन ये हुई, लगाया कहां पे था फोर्स, तो आपने इस वाले एरिया पे ही लगाया था फोर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वर्क क्या होगा, वर्क डन कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आपके दो दो फोर्स है, एक F1 और F2, तो इसलिए आप किसी एक फोर्स को लोगे, लेकिन एक फोर्स को ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स है। तो इसलिए आपको यहाँ पर वर्क निकालने के लिए एक फोर्स लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दो दो फोर्स है, इसलिए आप क्या निकालोगे, एवरेज फोर्स। क्या निकालोगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एवरेज फोर्स। क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स है। एवरेज कैसे निकालते हैं, F1 प्लस F2 अपॉन में 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा एल। वायर के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा एल को हुआ है ना, अब वायर की लेंथ कितनी बढ़ गई है, डेल्टा एल तो बढ़ी है, यही डिस्प्लेसमेंट है। और यही वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की। चलो देखिए भैया, F1 की वैल्यू क्या भैया, 0, F2 की वैल्यू क्या है, F, अपॉन में क्या हो गया 2, इंटू में डेल्टा एल। समझ गया, तो ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में F बाय में 2 इंटू में डेल्टा एल। खैर ये तो आपकी एक्सप्रेशन आ चुकी, लेकिन एनसीईआरटी में इस फॉर्म में नहीं दिया गया, एनसीईआरटी में इस फॉर्म में नहीं दिया गया। तो अभी क्या करना है, इसी फॉर्म में लाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में हाफ को अलग लिखिए, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया, फोर्स को हमने क्या किया, और एरिया से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि एक ही चीज नहीं कर सकते, डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा।
तो हमने एरिया से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी लेंथ को हमने, डेल्टा एल को हमने लेंथ से डिवाइड किया, फिर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो पोटेंशियल क्या की, हाफ फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, और लेंथ एरिया, ये इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है बाद में। लेंथ डेल्टा एल अपॉन में एल क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, कौन सा स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल, और एरिया इंटू में लेंथ। किसका एरिया है, वायर का एरिया। किसकी लेंथ है, वायर की लेंथ है। लेंथ इंटू में एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो खत्म हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी इन वायर। स्ट्रेच वायर क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू में वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है भैया, वायर का वॉल्यूम है। तो ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है भैया। अब आपकी परसों क्लास में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा इसका चैप्टर का, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन में करा दूंगा मेन में, ठीक है भैया। फिर चलेंगे अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे बड़ा चैप्टर, आपकी दोनों बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है वो। तो मतलब आपको उसमें करीबन नहीं तो 10-12 क्लास लग जाएगी आपकी, ठीक है। सबसे बड़ा चैप्टर है, उसके बाद सारे चैप्टर क्या है, छोटे हैं। तो मिलते हैं आज की अगली क्लास में। अभी कॉपी कर लो, अभी मिलना नहीं है, अभी कॉपी कर लो, ठीक है भैया। चलो ऑनलाइन वाला बेटा अभी आएगा आपके पास, आपको भी करना है तो कर लो, रिकॉर्डिंग रुक गया मैं।